नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सेना प्रमुख मनोज पांडे का चीन को साफ संदेश, सीमा पर अब घुसपैठ हुई तो देंगे करारा जवाब। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि पाकिस्तान से नाराज रूस ने दी बड़ी चेतावनी, क्या है मामला आपको बताएंगे। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि चीन के साथ रिश्तों की सजा भुगतेगा पाकिस्तान, अमेरिका करेगा उससे किनारा, क्या है सारा मामला आपको बताएंगे दोस्तों। चौथी खबर में जिक्र होगा कि भारत पाकिस्तान सीमा पर तलाश के बाद मिला सफेद रंग का बैग और ड्रोन, एक बड़ा पैकेट भी बरामद। और साथ ही साथ पांचवी खबर में जिक्र होगा कि सरकार का 18 फार्मा कंपनियों पर एक्शन, खराब क्वालिटी को लेकर लाइसेंस किए रद्द। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको विदेश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। सेना प्रमुख मनोज पांडे का चीन को साफ संदेश, सीमा पर अब घुसपैठ हुई तो देंगे करारा जवाब। जी हां दोस्तों, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने चीन को साफ शब्दों में घुसपैठ को लेकर चेताया है और सेना प्रमुख ने कहा है कि घुसपैठ चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव बढ़ने के संभावित कारण बना हुआ है और भारत किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। मनोज पांडे ने कहा कि चीन ने बल जुटाने और सैन्य ऑपरेशन को चलाने के लिए महत्वपूर्ण क्षमता अर्जित की है और लंबे समय से लंबित सीमा समस्या के साथ इन चीजों को अलग नहीं किया जा सकता है। जनरल पांडे ने कहा कि पिछले समझौतों के उल्लंघन में LAC के पार घुसपैठ करने के चीनी प्रयास भारत के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं, लेकिन सेना की तैयारी उच्च स्तर की बनी हुई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पाकिस्तान से नाराज रूस ने दी बड़ी चेतावनी, क्या है मामला आपको बता दें दोस्तों कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब है, यहाँ तक कि ये अपने देशवासियों के लिए भोजन तक का प्रबंध नहीं कर पा रहा है। ऐसे में वो अपने विदेशी मित्रों के सहारे अपना एक एक दिन गुजार रहा है और इस बुरे हालात में पाकिस्तान अपने दोस्तों को नाराज नहीं करना चाहता, लेकिन खबर है कि रूस इस वक्त पाकिस्तान से नाराज हो गया है। दरअसल रूस से कच्चे तेल का आयात करने की पाकिस्तान की योजना में इस्लामाबाद द्वारा धीमी प्रक्रिया के कारण महत्वपूर्ण बाधा बन गई है, जिसने मॉस्को को परेशान और निराश कर दिया है। सूत्रों के अनुसार मॉस्को ने रूस के कच्चे तेल के आयात की पाकिस्तान की पहल पर गंभीर चिंता व्यक्त की है और इस्लामाबाद को कम से कम एक कच्चा तेल कार्गो आयात करने और अपनी गंभीरता और मंशा स्थापित करने के लिए कहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चीन के साथ रिश्तों की सजा भुगतेगा पाकिस्तान, अमेरिका करेगा उससे किनारा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका की एक रिपोर्ट पर अगर यकीन करें तो पाकिस्तान और चीन के रिश्ते इस समय काफ़ी मजबूत हैं। दोनों देश एक गठबंधन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, मगर इस गठबंधन में उन देशों को एंट्री नहीं मिलेगी जो चीन के दुश्मन हैं, खासतौर पर अमेरिका। ऐसे में दोनों देशों के इस रिश्ते को एक पूर्ण गठबंधन का दर्जा नहीं मिल पाएगा। अमेरिका और चीन के बीच पिछले काफ़ी समय से तनातनी जारी है और ऐसे में यह अमेरिकी रिपोर्ट साफ तौर पर उसे परेशान करने वाली होगी। रिपोर्ट में मुख्य तौर पर चीन पाकिस्तान के बीच सैन्य रिश्ते के बारे में बात की गई है और रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब चीन पाकिस्तान को संकट से निकालने के लिए उसे कुछ कर्ज देने की तैयारी में है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत पाकिस्तान सीमा पर तलाशी के बाद मिला सफेद रंग का बैग और ड्रोन, एक बड़ा पैकेट भी किया गया बरामद। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने सोमवार की रात अमृतसर सेक्टर में भारत पाकिस्तान सीमा स्थित बॉर्डर ऑब्जर्विंग पोस्ट पर पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। वहीं रामतीर्थ के सीमांत इलाके में ड्रोन देखे जाने के बाद BSF ने मंगलवार को 3.25 किलो हेरोइन के साथ 2 लोगों को हिरासत में ले लिया। BSF के जवानों ने सोमवार की रात करीब 8:30 बजे अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से 700 मीटर और बॉर्डर सिक्योरिटी फेंसिंग के 350 मीटर दायरे पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन आने की आवाज़ सुनने के बाद उसे निशाना लगाते हुए फायरिंग की और इसके बाद जवानों ने रास्ताल पोस्ट के पूरे इलाके को घेर लिया और मंगलवार की सुबह इलाके में सर्च अभियान शुरू कर दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सरकार का 18 फार्मा कंपनियों पर एक्शन, खराब क्वालिटी को लेकर लाइसेंस कर दिए गए रद्द। जी हां दोस्तों, भारत सरकार ने मंगलवार को नकली और खराब क्वालिटी की दवाओं के निर्माण के लिए 18 फार्मा कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं और इन कंपनियों को मैन्युफैक्चरिंग बंद करने को कहा गया है। यह आदेश नकली दवा और खराब गुणवत्ता वाली दवा बनाने वाली फार्मा कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई के तहत आया है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कई दवा कंपनियों का निरीक्षण किया था
केंद्र और राज्य की टीमों ने 20 राज्यों में औचक निरीक्षण किया और फिर ये कार्रवाई की गई है। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को ये जानकारी दी। नकली दवाओं के निर्माण से संबंधित देश भर की फार्मा कंपनियों पर कड़ी कार्रवाई चल रही है। करीब 15 दिन से अभियान चल रहा है। वहीं इस दौरान हिमाचल प्रदेश में 70, उत्तराखंड में 45 और मध्य प्रदेश में 23 कंपनियों पर कार्रवाई की गई है। कई देशों से भारतीय दवाओं से होने वाली मौतों और बीमारियों की खबरों के बीच ये छापे मारे गए हैं और पिछले महीने गुजरात स्थित फार्मा कंपनी जाइडस लाइफ साइंसेज ने अमेरिकी बाजार से गाउट के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जेनरिक दवा की 55,000 से अधिक बोतलें वापस मंगाई थी। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत रक्षा संबंधी सभी मामलों में अफ्रीकी साझेदार देशों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध, राजनाथ सिंह का बयान। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को कहा कि भारत अफ्रीकी सहयोगी देशों को उनके सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने सहित रक्षा संबंधी मामलों में सहायता प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग है। उन्होंने कहा कि रक्षा उपकरण और प्लेटफॉर्म के संदर्भ में क्षमता निर्माण अफ्रीका के हमारे भागीदारों के साथ हमारे रक्षा सहयोग का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मोदी सरकार ने ले लिया बड़ा फैसला, 6.5 करोड़ लोगों को होगा फायदा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने नया वित्त वर्ष शुरू होने से पहले भविष्य निधि संगठन यानी कि EPFO सब्सक्राइबर्स को बड़ा तोहफा दिया है। मंगलवार को संगठन ने EPF पर मिलने वाली ब्याज दर को 8.10 से बढ़ाकर 8.15% कर दिया है और यानी अब PF अकाउंट में जमा होने वाली रकम पर ज़्यादा ब्याज मिलेगा। और इससे पहले हाल ही में मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को 4% डियरनेस अलाउंस हाइक का तोहफा दिया था। और अगले साल यानी 2024 में देश में आम चुनाव होने वाले हैं और इससे पहले नरेंद्र मोदी सरकार देश के पेशेवर लोगों के लिए तोहफों की झड़ी लगा रही है। पहले DA हाइक और फिर PF पर मिलने वाले ब्याज में बढ़ोतरी का फैसला। बता दें कि EPFO ने 2021-22 के लिए EPF पर ब्याज दर 8.5% से घटाकर 8.1% कर दी थी, जो कि बीते 40 साल में सबसे न्यूनतम ब्याज दर थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 2 लोकसभा सीटों के साथ शुरू हुआ सफर 2019 में 330 तक पहुंचा, PM मोदी का बयान। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनिर्मित भाजपा के केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन करने पार्टी मुख्यालय पहुंचे और PM मोदी ने एक ट्वीट के माध्यम से बताया कि पार्टी कार्यालय का ये विस्तार कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार करेगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा समारोह की अध्यक्षता कर रहे थे। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी के नव निर्मित केंद्रीय कार्यालय परिसर के लोकार्पण के अवसर पर पूजा अर्चना की और इस दौरान उनके साथ पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा भी मौजूद रहे। तो दोस्तों PM मोदी ने पार्टी कार्यालय के विस्तार पर देश भर के कार्यकर्ताओं को बधाई दी और इस कार्यालय को कार्यकर्ताओं के सपनों का विस्तार बताया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता पार्टी की प्रगति का प्रतीक हैं। PM ने अपने संबोधन के दौरान 1984 के दंगों का भी जिक्र किया और कहा कि सन 1984 में जो हुआ देश उसे कभी नहीं भूल सकता है और उसके बाद जो चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस को बहुमत मिला, लेकिन हम हताश नहीं हुए। हमने फिर से ज़मीन पर काम किया और अपने संगठन को मजबूत किया, तब जाकर आज हम यहाँ पहुँचे हैं। 2 लोकसभा सीटों के साथ शुरू हुआ सफ़र 2019 में 330 तक पहुँच गया और आज कई राज्यों में हमें 50% से ज़्यादा वोट मिलते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। देश की 130 करोड़ आबादी पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान, बोले कुछ लोग बोझ समझते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश की 130 करोड़ आबादी को लेकर बड़ा बयान दिया है। एसोचैम के वार्षिक सत्र भारत एट 100 को संबोधित करते हुए गृह मंत्री शाह ने कहा कि कुछ लोग 130 करोड़ की आबादी को बोझ समझते हैं, लेकिन मैं 130 करोड़ की आबादी को एक बड़ा बाजार मानता हूं। PM मोदी ने पिछले 9 वर्षों में देश के विकास के लिए काम किया है। शाह ने आगे कहा कि PM मोदी ने हमारे सामने 2 लक्ष्य रखे हैं, 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित देश बनाने का और 2025 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का मुकाम हासिल करने का। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 2 दिन की राहत के बाद फिर मौसम ने मारी पलटी, 10 से ज़्यादा राज्यों में बारिश का अलर्ट। जहां दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर भारत को बीते 2 दिनों से बारिश से राहत मिली है। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के अनुसार अब एक बार फिर देश के कई इलाकों में लोगों को बारिश का सामना करना पड़ सकता है।
30 मार्च की रात से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में नजर आएगा और इसका असर राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से लेकर पश्चिम बंगाल तक देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर के पास भी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होने की संभावना है, जो कि उत्तर पूर्व भारत की ओर आएगा और इसका असर बुधवार से उत्तर पश्चिमी भारत में देखने को मिलेगा। वहीं मंगलवार और बुधवार को पूर्वोत्तर भारत में तेज बारिश हो सकती है। इसके अलावा तेज हवाओं के साथ बिजली और आंधी तूफान को लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पाकिस्तान को बूंद बूंद का मोहताज बना देगा भारत, बनाया 500 करोड़ रुपए का बड़ा प्लान। जी हां दोस्तों, भारत द्वारा अब पाकिस्तान में जाने वाले पानी को लेकर एक बड़ा फैसला किया गया है। भारत अब पाकिस्तान में जा रहे पानी को पूरी तरह से बंद करने वाला है और इस पानी को रोकने के लिए लगभग 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पाकिस्तान में जा रहे पानी को बचाकर अब भारत में न सिर्फ जमीन की सिंचाई की जाएगी बल्कि उससे बिजली भी पैदा की जाएगी। पंजाब के ड्रेनेज विभाग द्वारा बनाई गई इस फ्री विजिबिलिटी रिपोर्ट को अब आयोग से भी मंजूरी मिल गई है। जल आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार करीब 2 साल के पानी के माप की अगर बात की जाए तो सामान्य सीजन में करीब 20,000 क्यूसेक पानी और बारिश के लगभग समय में लगभग 3 से 4 लाख क्यूसेक पानी रोजाना पाकिस्तान की तरफ जाता है। इसे रोकने के लिए अब रावी पर रणजीत सागर बांध बनाकर पानी को रोक लिया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इजराइल में पीएम के खिलाफ सड़कों पर हजारों लोग, कहा लोकतंत्र के लिए खतरा है नेतन्याहू। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इजराइल में एक बार फिर प्रधानमंत्री के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर गए हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। नेतन्याहू ने अपने सरकार के रक्षा मंत्री को बर्खास्त कर दिया था, जिस वजह से लोग आक्रोशित हैं और प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि नेतन्याहू लोकतंत्र के लिए खतरनाक साबित हो रहे हैं। रविवार को प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी सरकार के रक्षा मंत्री याव ग्लांट को बर्खास्त कर दिया था और इसके बाद से ही वहां की जनता में आक्रोश है। यरूशलेम स्थित नेतन्याहू के घर के बाहर भी प्रदर्शनकारी इकट्ठा हो गए हैं। हंगामे के कारण पुलिस और सेना के जवानों ने प्रदर्शनकारियों के ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि न्यायाधीशों और सरकार के बीच की खींचतान लोकतंत्र के लिए खतरा है। भ्रष्टाचार के मामले में घिरे प्रधानमंत्री खुद को जेल से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चीन की चतुराई से रहें सावधान, टास्क पूरा करने के नाम पर पहले देता है पैसे, फिर ऐसे खाली कर देता है आपका खाता। जी हाँ दोस्तों, साइबर ठगी का जाल अब देश में ही नहीं विदेश तक फैल गया है। हाल ही के कुछ ऐसे मामले साइबर पुलिस के सामने आए हैं जिसमें ठग चीन में बैठकर लोगों का खाता खाली कर रहे हैं। आरोपियों ने लोगों को ठगने के बाद बेहद नया तरीका अब इजाद कर लिया है। आरोपी लोगों को ऑनलाइन टास्क देते हैं, पूरा करने पर लोगों के खाते में पैसे डालना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे पैसे कमाने का लालच बढ़ने के बाद आरोपी मुश्किल टास्क देना शुरू कर देते हैं। इसमें यूज़र को पैसा लगाकर पैसा कमाना होता है। अब यूज़र लाखों में पैसा लगा देता है तो आरोपी फ़ोन बंद कर लेता है। साइबर थानों में पिछले 1 महीने में करीब 35 शिकायतें आ चुकी हैं जिसमें लोगों ने अपना लाखों रुपया डुबा दिया है। साइबर थानों की टीम आरोपियों की तह तक जाने के प्रयास में जुटी है। साइबर थाना सेंट्रल प्रभारी इंस्पेक्टर सतीश यादव ने बताया, पिछले 1 महीने से अचानक से ऐसी शिकायतें बढ़ गई हैं जिसमें लोगों ने टास्क पूरा करने के नाम पर पहले कुछ पैसे कमाए और बाद में अपना लाखों रुपया साइबर ठगों के हाथों लुटवा दिया। आरोपी सबसे पहले लोगों के व्हाट्सएप पर संदेश भेजकर बातचीत शुरू करते हैं और घर बैठे पैसे कमाने की स्कीम के बारे में बताते हैं। इसमें शुरुआत में आसान से टास्क पूरा करने के लिए कहा जाता है, जिसमें किसी वीडियो या फोटो को लाइक कर उसके स्क्रीनशॉट भेजना होता है। 3 लाइक और स्क्रीनशॉट के बदले में 150 रुपये यूज़र के खाते में भेजे जाते हैं। तो दोस्तों, आपको इससे सावधान रहना है। अगर इसी प्रकार का कोई भी काम आप तक पहुंचता है तो जब तक फ्री में पैसा देता है तब तक लेते रहिए। जिस दिन आपसे ये कहे कि पैसा देकर पैसा कमाइए उस दिन वो आपका फ़ोन बंद कर दे। इससे अच्छा आप खुद अपना फ़ोन बंद कर लें। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सरकार का बड़ा ऐलान, भारत के पास होगा खुद का मेड इन इंडिया चैट जीपीटी जिस पर चल रहा है काम। जी हाँ दोस्तों, जनरेटिव एआई इन दिनों चर्चा में है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कमाल दिखाने वाला चैटबॉट चैट जीपीटी तेजी से लोकप्रिय हुआ है। अब भारत सरकार ने संकेत दिया है कि देश में खुद का चैट जीपीटी वर्जन तैयार किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक बड़ी घोषणा से जुड़े संकेत देते हुए रुख जताया है कि भारत के पास खुद का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट चैटबॉट हो सकता है
और इसे जल्द लॉन्च किया जा सकता है। वही दोस्तों केंद्रीय मंत्री इंडिया ग्लोबल फोरम एनुअल समिट का हिस्सा बने थे, जिसमें उन्होंने बड़ी घोषणा से जुड़े संकेत दिए। उन्होंने अपने भाषण के दौरान कहा कि बस कुछ सप्ताह रुकिए, एक बड़ी घोषणा होगी। बता दें ग्लोबल चैटबॉट मार्केट साल 2030 तक $4 अरब तक का हो सकता है और इसमें ओपन एआई, गूगल और स्नैपचैट जैसे नाम पहले ही शामिल हो चुके हैं। ढेरों अन्य कंपनियां भी जनरेटिव एआई में निवेश कर रहे हैं और अपने अपने वर्जन लॉन्च कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीएम मोदी की अहम बैठक, शाह, राजनाथ समेत ये मंत्री हुए शामिल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को संसद में सरकार के शीर्ष मंत्रियों के साथ अहम बैठक की और इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कानून मंत्री किरेन रिजिजू, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और अन्य शामिल हुए। और इससे पहले बीजेपी ने महत्वपूर्ण विधेयकों के पारित होने के लिए अपने सांसदों को सोमवार को राज्यसभा में उपस्थित रहने के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। सरकार ने राज्यसभा में पारित होने के लिए जम्मू और कश्मीर विनियोग विधेयक 2023 को विनियोग विधेयक 2023 सहित 2 विधेयकों का लिस्ट किया है। और आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2023 की सेवाओं के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की संचित निधि से कुछ राशि के भुगतान और विनियोग को अधिकृत करने के लिए जम्मू और कश्मीर विनियोग संख्या 2 विधेयक 2023 को आगे बढ़ाएंगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सांसदी छीनने के बाद राहुल गांधी के लिए नई मुश्किल, बंगला खाली करने का थमाया गया नोटिस। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सांसदी छीनने के बाद राहुल गांधी के लिए नई मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। लोकसभा हाउसिंग कमेटी ने राहुल गांधी को सरकारी बंगला खाली करने के लिए नोटिस जारी कर दिया है और इसके लिए उन्हें 22 अप्रैल तक का समय दिया गया है। बता दें कि राहुल गांधी 12 तुगलक लेन स्थित सरकारी आवास में रहते हैं और उन्हें ये आवास बतौर सांसद अलॉट किया गया था। नियमों के मुताबिक डिस्क्वालीफाइड सांसद को सरकारी सुविधाओं के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं होती। उनके पास आधिकारिक बंगले को खाली करने के लिए 30 दिन का समय होता है। इस फैसले पर टिप्पणी के लिए राहुल गांधी के ऑफिस में संपर्क किया गया, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं मिला। राहुल गांधी के पास ये बंगला साल 2005 से था और बता दें कि राहुल गांधी का सरकारी आवास लुटियंस दिल्ली में 12 तुगलक लेन में था और राहुल गांधी के अमेठी से पहली बार सांसद बनने के बाद से ही तुगलक लेन वाला सरकारी बंगला उन्हें अलॉट किया गया था। वहीं कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने इसको लेकर भाजपा पर हमला बोला और कहा कि ये भाजपा की राहुल गांधी के प्रति नफरत को दिखाता है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जो कि मौसम विभाग से आ रही है। देश के 15 से ज़्यादा राज्यों में होगी आफत की बारिश, आंधी तूफान के साथ ओले भी गिरेंगे। जी हाँ दोस्तों, फरवरी महीने में जहां गर्मी ने अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, वहीं मार्च के महीने में मौसम में करवट बदला और लोगों को गर्मी से राहत मिली। अभी भी कई इलाकों में मौसम का मिजाज बिगड़ता हुआ दिख रहा है। अभी भी लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में बर्फबारी के साथ बारिश के आसार हैं। वहीं कई इलाकों में तेज हवा के साथ ओले गिरने की भी खबर है। दोस्तों इसके साथ ही गंगेय पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड समेत कई इलाकों में आज भी गरज के साथ बारिश पड़ने की संभावना है। और वहीं अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में भी बारिश के आसार है। इतना ही नहीं, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप में भी गरज के साथ छिटपुट बारिश का पूर्वानुमान है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भाजपा में यूपी संगठन की नई लिस्ट में मिला इशारा और इस बार कई सांसदों के कट सकते हैं टिकट। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश संगठन की नई लिस्ट से संगठनात्मक स्तर पर बदलाव के साथ कई संदेश भी छुपे हुए हैं और ये संदेश आने वाले लोकसभा चुनावों की तैयार होने वाली प्रत्याशियों की सूची को लेकर बहुत हद तक स्पष्ट नजर आ रहा है। संगठनात्मक स्तर पर जिस तरह से क्षेत्रीय अध्यक्षों के सभी नए नाम घोषित किए गए हैं, उस आधार पर राजनीतिक विश्लेषक अनुमान लगा रहे हैं कि लोकसभा के टिकटों में भी कई नए नाम दिखेंगे, जबकि कई पुराने सांसद या प्रत्याशी रिपीट नहीं होंगे। इसके अलावा 2024 के चुनावी माहौल को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश पदाधिकारियों की नई सूची में सभी समीकरणों को साधने की कोशिश भी की गई है, जिसमें दलित और ओबीसी को ज़्यादा से ज़्यादा जगह देकर भाजपा ने अपने मंसूबे साफ कर दिए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पाकिस्तान में लगने जा रहा है मार्शल लॉ, जमात इस्लामी के मुखिया बोले मुल्क पर बोझ है शहबाज सरकार। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान जमात इस्लामी के प्रमुख सिराजुल हक ने कहा कि
पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बीच तनाव के चलते देश में मार्शल लॉ लागू हो सकता है। यह बयान तब आया है जब आर्थिक संकट की वजह से देश में अराजकता फैलने लगी है और जेआई प्रमुख ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि मौजूदा पीडीएम सरकार देश पर बोझ बन गई है। सिराजुल हक ने विरोध प्रदर्शन को दबाने के सरकार के प्रयासों की निंदा की है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन हर राजनीतिक दल का संवैधानिक अधिकार है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने सिराजुल हक के हवाले से कहा कि सरकार और पाकिस्तान का निर्वाचन आयोग चुनाव से भागकर संविधान और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन कर रहा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। खालिस्तान प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा चूक पर भारत हुआ सख्त, कनाडा के उच्चायुक्त को कर लिया तलब। जी हाँ दोस्तों, भारत के राजनयिक मिशन और वाणिज्य दूतावास में सुरक्षा चूक के मामले में अब भारत ने सख्त रुख अख्तियार किया है। राजनयिक मिशन के खिलाफ खालिस्तानी समर्थक अतिवादी तत्वों के हालिया कृत्यों के मद्देनज़र कनाडा के उच्चायुक्त कैमरून मैके को तलब किया है और भारत ने शनिवार को उच्चायुक्त को तलब कर अतिवादी तत्वों के खिलाफ की गई कार्रवाई को लेकर जवाब मांगा है। इस संबंध में विदेश मंत्रालय की ओर से आधिकारिक बयान जारी किया गया है और इस बयान में कहा गया है कि उसने शनिवार को मैके को तलब किया और स्पष्टीकरण मांगा कि पुलिस की मौजूदगी के बावजूद अलगाववादी एवं अतिवादी तत्वों को भारत के राजनयिक मिशन और वाणिज्य दूतावास की सुरक्षा का उल्लंघन करने की अनुमति कैसे मिल गई।